हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और थोड़ा मन से एमसीक्यू क्वेश्चंस को कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को जो है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जितनी भी थ्योरी क्लासेस की सारी वीडियो अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जो है कि आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। तो नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या समझते हैं, जैसे स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से जब हम लोग स्टेट का चेंज का बात करते हैं तो फिजिकल चेंज होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, dissolution of salt in water, combustion of liquefied petroleum gas। सो इसमें से कौन सी जो है ऑप्शन में फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज नहीं है। पहला नंबर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो हो रहा है फिजिकल चेंज, हो रहा है ना फिजिकल चेंज, क्योंकि लिक्विड से वेपर में स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, इसमें भी फिजिकल चेंज हो रही है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इसमें भी तो देख रहे हैं सॉल्ट जो है हम लोग का वाटर में कन्वर्ट पूरी तरह से सोलुबल हो जा रही है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? ये हम लोग का फिजिकल चेंज नहीं है, ये हम लोग का क्या है, केमिकल चेंज है। इसका ऑप्शन हम लोग का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये करेक्ट हम लोग का जो ऑप्शन होगा, या समझिए इसको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इसका ऑप्शन होगा डी। सो 1 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2। तो समझिए इसको क्या हो रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर जैसे 1 पे कहा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट दूसरे को एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरा नंबर पे क्या है, कंबशन रिएक्शन। थर्ड में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। और फोर्थ में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे पहले तो समझिए कि एग्जांपल क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ऑक्सीजन जो है, देखिए नाइट्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है कि नहीं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट होना ही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो इसमें नहीं दिख रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हैं कि कोई भी दो से दो या अधिक एटम मिल करके एक सिंगल जो फॉर्मेशन होता है, कंबाइन करता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कंफ्यूजन, समझिए। न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है क्या इसमें? न्यूट्रल का मतलब आप तो समझ में आ रहा होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन जो होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ये भी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट नहीं है। आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स मतलब समझते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर हो रहा है, कैसे? देखिए ना, हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। जब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। इस ऑक्सीजन पे देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। इसमें एडिशन में हम लोग का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो देखिए 1 और 3 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट में, 1 और 3, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नोट करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हम लोग ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement about the given reaction are correct। ये देखिए आयरन है, आयरन रिएक्शन कर रही वाटर के साथ में, Fe3O4, ठीक है, और 4H2। अब समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडाइज का मतलब, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड,
वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब समझते हैं आप लोग? मैंने आप लोग को पढ़ाया तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है ना। जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जहां पर हम लोग बात किए थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हम लोग अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, मैंने आप लोग को बताया था क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, Fe है, Fe है आपके पास, ठीक है। Fe में Fe3O4, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, सो आयरन जो है ऑक्सीजन, देखिए आयरन में क्या हो रहा है बताइए, तो ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है। तो आयरन तो जो है वो क्या होगा, मेटल ऑक्सीडाइज हो ही रहा है। आयरन मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। हाँ, वाटर को देखिए तो ध्यान से, वाटर में क्या हुआ देखिए, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, देखिए तो यहाँ पर फॉरेस्ट है कि नहीं, रिमूवल। हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिड्यूस होना। तो वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत। मैंने बताया था आप लोग को जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑप्शन गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग, करेक्ट, करेक्ट। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। तो नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि इस एग्जाम में आप लोग का आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो मैं इसीलिए आप लोग को 1 बाय 1 करके समझा रहा हूँ क्या होता है। और बेसिक थ्योरी को यदि जानना है तो आप लोग लेक्चर को देखिए, मेरा पिछले वीडियो को देखिए ध्यान से। सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द, ध्यान समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बताइए एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक मींस क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना। एक्सो मतलब एक्सोथर्मिक में हम लोग क्या समझते हैं, जहां से हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी का निकलना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। आइए ऑप्शन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, रिएक्शंस ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये क्या है, वाटर और क्विकलाइम। जाहिर सी बात है, जब क्विकलाइम का जब हम लोग बात करते हैं तो आप ही समझिएगा हीट तो निकलता है कि नहीं निकलता है। क्विकलाइम जब हम लोग वाटर डालते हैं तो हीट एनर्जी निकलता है उसमें, हीट एनर्जी, तो ये करेक्ट होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। हाँ, एसिड में यदि हम लोग पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी निकलना ही है, निकलना है, ये भी आप लोग को पता है। थर्ड नंबर देखिए, एवोपरेशन ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ना, ये तो नहीं होगा। और वाटर जो एवोपरेट करता है तो हीट एनर्जी थोड़ी ना रिलीज होता है, वो तो वाटर में हम लोग हीट देना पड़ता है, वाटर गर्म होगा तब ना एवोपरेट होता है, तो ये तो इंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। इंडो मतलब समझते हैं, इंडो मतलब जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता, तो एब्जॉर्ब करता तभी ना एवोपरेशन होगा। सब्लिमेशन, ये करेक्ट, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है। सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन तो आपको समझ में आ रहा है, जब तक हम लोग हीट नहीं देंगे तब तक कैंपर में सब्लिमेशन नहीं होगा ना। तो इसका जो ऑप्शन देखिए कौन वाला करेक्ट होगा, ए होगा करेक्ट। सो 4 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, रिएक्शन ऑफ वाटर ऑफ क्विकलाइम, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। तो 1 बाय 1 करके समझिए और नोट डाउन करते जाइए। आते हैं हम लोग, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और 1 में पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, और एग्जाम के लिए भी आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 बीकर, मतलब मान लीजिए 3 आपके पास बीकर है, एक बीकर हो गया, ये 2 बीकर हो गया, 3, 1 2 3 है ना। कहा गया ABC है, मान लीजिए ए है, ये बी है आपका, और ये आपका सी है। 3 बीकर है आपके पास, कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, सब में हम लोग का पानी भरा हुआ 25 ml। इसमें क्या है, हम लोग का पानी फिल किया गया 25 ml। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस, COSO4, NaCl were added to the beaker ABC। सब में हम लोगों ने जो है कि सबको ऐड कर दिया। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beaker A and B। A and B में जो हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ए एंड बी में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड सी में क्या हो रहा है, वेयर इज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल, टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, किसमें, बीकर सी में। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ध्यान से समझिएगा। सो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जाकर,
In beaker A and B, endothermic process is occurred. In beaker C, exothermic process is occurred. In beaker C, endothermic process is occurred. So dear student, आप लोग को पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। जब हम लोग एक्सोथर्मिक का बात करते हैं, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। और जब हम लोग एंडोथर्मिक का बात करते हैं, एंडो का बात करते हैं, तो उसमें हीट एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब होता है। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होता है, जब हीट एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होगा, हीट एनर्जी जब जब हम लोग का हीट, यदि हम लोग का टेम्परेचर बढ़े तो एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़े तो हम लोग का एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर घटे, टेम्परेचर घटे, टेम्परेचर यदि घटे तो वो होगा क्या, एंडोथर्मिक। तो वो हम लोग का ऑप्शन जो होगा, कौन वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो ध्यान से समझिए 1 and 4 कैसे, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a dilute ferrous sulfate solution FeSO4 was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution KMnO4. The light purple color of the solution, मतलब जो कलर है उसका लाइट पर्पल कलर है, फेड होने लगता है एंड फाइनली डिसअपियर, और पूरी तरह से वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा कलर इसका। Which of the following is the correct explanation for the observation? तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो थोड़ा सा यदि आप लोग को थ्योरी इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, देखिए ऑप्शन को पहले मैं पढ़ देता हूं। सो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, FeSO4 act as an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color of disappear due to dilution, no reaction is involved. ये तो पूरी तरह से गलत लग ही रहा है। KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. ये तो पूरी तरह से गलत, ये भी पूरी तरह से गलत। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, वो सिंपल होगा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को, जिसके कारण वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है कलर। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कह रहा है कि which among the following is a double displacement? डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जिसमें आयन क्या हो आपस में एक्सचेंज करें। तो आप यहाँ पर समझिए कि किस में एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर पीबीएस ये आपस में एक्सचेंज हो रहा है क्या, बताइए, तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक्सचेंज मतलब समझते हैं ना, क्या बताया था मैंने आप लोग को, एक्सचेंज करना, आपस में एक्सचेंज करना, मतलब यहाँ पर तो कोई एक्सचेंज नहीं हो, यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये तो हम लोग का गलत है पूरी तरह से। Na2SO4 BaCl2 BaSO4, देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो पूरा, यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये Ba यहाँ चल गया, Na यहाँ चल गया, तो क्या कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन तो दिख ही गया कि यही होगा अभी। और सी प्लस ये तो नहीं हो रहा है, ये तो आपको दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी गलत है। ठीक है, 7 नंबर पे फिर हम लोग आते हैं कि और कोई CH4+2 ना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये सिर्फ 2 ही होगा, तो इसका देखिए कौन वाला होगा, ए बी सी, बी होगा करेक्ट। करेक्ट क्या होगा इसका, बी। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि which among the following statement is a true? समझिएगा बात को। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड है टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, ड्यू टू which among the following statement is a true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turn gray. ग्रे होने का कारण क्या है, क्या होता है इस रिएक्शन में जिसके कारण ग्रे हम लोग का हो जाता है, इसको समझिए क्या होगा। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो इसमें यदि आप लोग थोड़ा सा थ्योरी आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोजर करते हैं सनलाइट में, तो होने का कारण सिंपल एक ही होता है, क्या क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 1, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सिंपली, और वो सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान समझिएगा, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट vigorously with water to form calcium hydroxide CaOH twice, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, accompanied by liberation of heat, हीट निकल रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा, हीट निकल रहा है यहाँ पर, लिबरेशन ऑफ हीट, बस लिबरेशन हीट का मतलब समझ में आ गया आप लोग को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर to form its solution called lime water. Which among the following is the true about the slaking of lime and the solution form? पूरी कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन को पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन में कहां पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें कोई डाउट है किसी को अभी, अब इतना पढ़ाने के बाद किसी को डाउट तो अब नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज एन एंडोथर्मिक, ये तो गलत होगा पूरी तरह से, एंडोथर्मिक नहीं है, यहाँ तो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये कभी एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता है, एक्सोथर्मिक तो होना फिक्स है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो ये 2 हम लोग का करेक्ट है, अभी तक हम लोगों ने 2 करेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, जब OH माइनस, तो OH यहाँ पर OH का बात हो रहा है, और जब भी OH का बात होता है, जब भी OH का बात होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है, जब भी OH का बात करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, आप लोगों को पता होगा, वो 0 हम लोग 1 से लेकर के जो 14 तक का रेंज होता है, pH स्केल पढ़े होंगे, pH का जो 7 से जब pH ज्यादा होता है तो बेसिक नेचर का होता है ना। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, तो ये 4 तो हम लोग का होगा ही नहीं क्योंकि एसिडिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर COH ट्वाइस OH का बात हो रहा है। तो pH तो हम लोग का थर्ड विल बी करेक्ट, तो हम लोग क्या, कौन सा करेक्ट हो गया, 2 एंड 3, देखिए ऑप्शन में कौन सा है, बी नंबर, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि बी होगा करेक्ट इसका ऑप्शन। समझ में आया होगा बात आप लोग को, है ना। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक तो होना ही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक तो होना ही होना है, और मोर देन 7 होगा, और क्या हो जाएगा ये आप लोग का मोर देन 7, क्या हो जाएगा, मोर देन 7, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये, बेरियम क्लोराइड क्या है भाई, देखिएगा समझिएगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम रिएक्शन, और रिएक्शन आप लोग को याद होना चाहिए, बेरियम क्लोराइड ऊपर में पढ़ा रहे थे, BaCl2, BaCl2 है, ध्यान समझिएगा, ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराइए इसको, NH4 ट्वाइस, रिएक्शन लिखिए फटाफट, NH4 ट्वाइस, NH4 ट्वाइस, फॉर्मूला क्या है, याद है कि नहीं है, SO4 होगा कि नहीं होगा, SO4 क्या बनता है भाई, क्या रिएक्शन बनता है, बोलिए, तो लिखा हुआ तो है, बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, सो क्या होगा, बेरियम सल्फेट, Ba, फॉर्मूला क्या है, BaSO4, और ये आप लोग को यदि पता होगा तो ये BaSO4 जो होता है ना, ये प्रिसिपिटेट होता है, ये जम जाता है, क्या होता है, ये जम जाता है, और प्लस क्या क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, मतलब बैलेंस करना तो आप लोग को पता ही है ना, इतना अभी यहाँ पर क्लास में नहीं सिखा सकते इसमें, ठीक है, आप लोग थ्योरी क्लास को पढ़िएगा और उसको समझिएगा। तो देखिए ये रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो एक बात तो आप लोग को समझ में आ ही गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बताइए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले ये तो बताइए कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यदि आप लोग थोड़ा भी यदि अभी पढ़े आप लोग को, देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, बी ए देखिए इधर गया, ये देखिए इधर गया, है ना, BaSO4 हुआ, NH इधर गया, डबल डिस्प्लेसमेंट कहीं पर टिक कर दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट सही होगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं इसमें, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं इसमें, तो 2 एंड 3 कहाँ पर है, देखिए ध्यान से, 2 एंड सॉरी 2 एंड 4 कौन, डी, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। तो आई बात समझ में आप लोगों को बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन जो है कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ। अभी नेक्स्ट जो इसका जो है आप लोगों को पार्ट जो है 2 में, अभी जो MCQ का ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें मैंने आप लोग को 1 से लेकर 10 तक जो है कि बता दिया हूँ, तो आप लोग 1 से लेकर 10 तक कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो इधर से देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन कराएंगे। तो 10 तक जो है आज के लिए आप लोग का 10 तक रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए,
और वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग रिपीट करके सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर मिलते जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन आप आने वाला एग्जाम में फायदा होगा, इसलिए मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।